गुड आफ्टरनून। हम लोग जो है समोत्पाद वक्रों की विशेषताएं पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसकी विशेषताओं पर चर्चा की और कुछ विशेषताओं पर हमने चर्चा किया था। पहली, दूसरी, तीसरी 3 विशेषताओं को मैंने क्लियर किया था। शेष जो अन्य विशेषताएं हैं इन पर चर्चा जो है आज के इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। समोत्पाद वक्र की जो चौथी विशेषता है, चौथी विशेषता क्या कहती है कि कोई दो समोत्पाद वक्र आईपी फॉर आइसो प्रोडक्ट करो समोत्पाद वक्र आपस में, कोई भी दो समोत्पाद वक्र आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकते, एक दूसरे को नहीं काट सकते। ये जो है इसकी चौथी विशेषता है। ठीक है, आइए हम इस विशेषता को प्रूफ करने के लिए हम ये मान चलते हैं कि समोत्पाद वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। ठीक ना, हम ऐसा जो है एक परिकल्पना लेते हैं कि मान लीजिए जो है कोई समोत्पाद वक्र है, कोई नहीं, यहाँ पर हम कम से कम 2, क्योंकि ये समोत्पाद वक्र आपस में काटेंगे तो उसके लिए कम से कम 2 जो है समोत्पाद वक्र चाहिए, तभी तो काटेंगे आपस में एक दूसरे को। यहाँ लिखा भी है कोई भी 2 समोत्पाद वक्र आपस में काटते हैं। यहाँ पर आपका लेबर हो गया, यहाँ पर आपका कैपिटल हो गया, ये O हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया। अब मान चल रहे हैं कि दोनों वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं, तो आप इस तरीके से एक मान लीजिए ये आपका हो गया IP1 और इसको मान लीजिए IP2। 2 समोत्पाद वक्र हो गए, IP1 और IP2। ठीक है, अच्छा 2 समोत्पाद वक्र हैं तो दोनों समोत्पाद वक्र अलग अलग हैं, है ना। और ऐसी स्थिति में आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी समोत्पाद वक्र होते हैं, है ना, आपको समोत्पाद मानचित्र के बारे में मैंने आपको बताया था, आइसो प्रोडक्ट मैप, उसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो समोत्पाद वक्र होते हैं उस पर जो है क्या होता है, उसमें उत्पादन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यदि समोत्पाद वक्र अलग अलग हैं तो उत्पादन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यदि एक ही समोत्पाद वक्र है तो उस पर जितने भी संयोग होंगे सब पर क्या होगा, उत्पादन एक जैसा होगा। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक संयोग ले रहे हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए ए संयोग है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए संयोग है, ये संयोग पर आप देखिए, ये संयोग ऐसा संयोग है जो कि IP1 पर भी है और IP2 पर भी है, दोनों पर है। ए बिंदु आपका देखिए IP1 वक्र पे भी है और IP2 पर भी है, दोनों क्या है, कॉमन है। क्यों? क्योंकि ए बिंदु पर ही दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ए बिंदु पर क्या होगा कि आपका जो IP1 पर जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कर लीजिएगा, सीधा आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर IP1 जो है IP2 के क्या होगा, बराबर होगा। IP1 IP2 के यहाँ क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब IP1 IP2 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जो पहला समोत्पाद वक्र है वह दूसरे समोत्पाद वक्र के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि 2 अलग अलग समोत्पाद वक्र हैं तो दोनों पर क्या होगा, उत्पादन अलग अलग होगा। जबकि यहाँ पे दोनों जब बराबर हैं तो इसका मतलब है दोनों पर क्या है, दोनों समोत्पाद वक्र एक ही उत्पादन बता रहे हैं। यानी जितना उत्पादन इस पहले वाले समोत्पाद वक्र पे हो रहा है उतना ही उत्पादन जो है दूसरे समोत्पाद वक्र पर भी हो रहा है। जबकि ये समोत्पाद वक्र विश्लेषण के क्या है, विपरीत है। यदि 2 आपके जो है समोत्पाद वक्र होंगे तो दोनों एक समान जो है उत्पादन को कभी भी नहीं बताएंगे। 2 समोत्पाद वक्र हैं तो दोनों अलग अलग उत्पादन को ही बताएंगे। जबकि यहाँ पर 2 समोत्पाद वक्र होने के बाद भी ये ऐसा संयोग है जो कि क्या कर रहा है, जो कि दोनों पर है, इस पर भी है, इस पर भी है, और ये क्या कर रहा है, समान जो है
उत्पादन को बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बिंदु पर दोनों समोत्पाद वक्रों पर उत्पादन क्या है, समान है, जबकि दोनों समोत्पाद वक्रों पर किसी भी बिंदु पर किसी भी संयोग पर जो है उत्पादन समान नहीं हो सकता। दोनों ही जो है वक्र अलग अलग हैं। हाँ, एक ही वक्र पे रहेगा, एक वक्र के जितने भी बिंदु होंगे उस पर समान रहेगा, क्योंकि तो इसका कॉन्सेप्ट ही है, इसकी परिभाषा ही है। लेकिन समोत्पाद वक्र बदल गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उत्पादन का स्तर भी बदल जाएगा। जबकि यहाँ पर आप देखिए दोनों के लिए समान जो है उत्पादन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो हमारा परिकल्पना था ये गलत हो गया। इसका मतलब है कि कभी भी जो है जो समोत्पाद वक्र होते हैं ये आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। यही जो है यहाँ पर ये आपका विशेषता लिखा हुआ है कि कोई भी दो आइसोप्रोडक्ट कर्व आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकते। आईसी इंडिफरेंस कर्व की भी यही विशेषता थी। मैं आपको इसीलिए बार बार कंपैरेटिव अध्ययन करा रहा हूँ, तुलनात्मक अध्ययन इसीलिए करा रहा हूँ ताकि जो है आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्या हो, क्लियर रहे। आईसी और यहाँ पर जो आईपी पढ़ रहे हैं दोनों में आपको अंतर भी समझ में आए और आपको जो है जो विशेषताएं हैं ये भी आपको एकदम क्लियर रहे, है ना। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आईसी है, इंडिफरेंस कर्व है, तटस्थता वक्र है, वो भी जो है कोई भी दो तटस्थता वक्र जो है आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकती। ये विशेषता हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो उसकी विशेषता थी वही विशेषता यहाँ पर समोत्पाद वक्र की भी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। आईपी जितने ऊंचे होंगे, समोत्पाद वक्र जितने ऊंचे होते हैं उतनी ही अधिक उत्पादन मात्रा को बताते हैं या प्रकट करते हैं। अब देखिए ये क्या बता रहा है, ये आपका जो विशेषता है किससे संबंधित है, ये आपका आइसो प्रोडक्ट कर्व से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये जो है आप देखिए यहां पर ये आपका लेबर हो जाएगा, यहां पर आपका कैपिटल हो जाएगा और यहां पे कह रहा है कि आईपी जितने ऊंचे होंगे। ये किसकी बात कर रहा है, ये आइसो प्रोडक्ट मैप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आइसो प्रोडक्ट मैप। ध्यान करिए, याद करिए, पीछे जब मैं आपको पढ़ा रहा था आइसो प्रोडक्ट कर्व के बारे में, समोत्पाद वक्र, तो उसके अंतर्गत मैंने आपको समोत्पाद मानचित्र बताया था। समोत्पाद मानचित्र क्या होता है, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये विशेषता है ना। उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये विशेषता है कि समोत्पाद वक्र जितने ऊंचे होते हैं उतनी ही अधिक उत्पादन मात्रा को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितने ही अधिक ऊंचे होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक से अधिक क्या होंगे, समोत्पाद वक्र होंगे, है ना। यहां पर क्या होगा, एक से अधिक जो है आपका समोत्पाद वक्र होगा, इस तरीके से, है ना। एक से अधिक समोत्पाद वक्र होगा। ये मान लीजिए आपका IP1 हो गया, ये आपके IP2 हो गया, ये आपका क्या हो गया IP3 हो गया। देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहां पर आप देखेंगे कि ये विशेषता क्या बता रहा है कि जो भी समोत्पाद वक्र जितना ही ऊंचा होगा वह उतने ही अधिक उत्पादन को बताएगा। जैसे IP1 से ऊंचा कौन है, IP2, तो IP2 क्या बताएगा, IP1 से अधिक उत्पादन को बताएगा। IP3 क्या है, ये IP2 से भी ऊंचा है, तो IP3 का उत्पादन क्या होगा, IP2 से भी अधिक होगा। और IP3 देखिए पूरे मैप में जो है सबसे ऊंचा है, इसका मतलब है IP3 पर जो उत्पादन होगा वो IP1, IP2 और IP1 दोनों से क्या होगा, अधिक होगा, है ना। अब यहां पर आप देखिए जो मैं आपको बात कह रहा था, अब देखिए यहां पर जो मैं आपको बात कह रहा था, यहां पर देखिए ये संयोग है, यहां पर देखिए ये B संयोग है, यहां पर देखिए C संयोग है। हम आपको समझाना चाहते हैं क्या कि ये कैसे ऊंचा है, जो मैं बात कर रहा हूं कि ये ऊंचे जो है ऊंचे उत्पादन को या अधिक उत्पादन को बताता है, तो कैसे बताता है, वही चीज मैं यहां पे प्रूफ करना चाहता हूं। यहां पर आप देखिए, ये मान लीजिए L1 हो गया, ये Q1 हो गया,
बी बिंदु पर आप आ जाइए, ये L2 हो गया, ये K2 हो गया। सी बिंदु पर आप आ जाइए, ये L3 हो गया, ये K3 हो गया। देखिए बात, ये संयोग जो है ये पहले समुत्पाद वक्र IP1 पे है, बी जो है संयोग ये दूसरे समुत्पाद वक्र पे है, सी संयोग जो है ये तीसरे समुत्पाद वक्र पर है। अब ये IP1 जो है IP2 से अधिक उत्पादन बताएगा, सॉरी IP1 से IP2 अधिक उत्पादन बताएगा, अर्थात ए संयोग से बी संयोग जो है अधिक उत्पादन बताएगा। कैसे बताएगा देखिए, इस संयोग पर आप देखिए जो साधनों का उपयोग किया जा रहा है, श्रम की OL1 और पूंजी की OK1 है ना, जबकि बी संयोग पर आप देखिए श्रम की OL2 और पूंजी की OK2, अर्थात बी संयोग पर श्रम की मात्रा भी बढ़ा दी गई है और पूंजी की मात्रा भी बढ़ा दी गई है। तो निश्चित रूप से मैंने आपको बताया था कि यदि दोनों साधनों की मात्रा आप बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि होना ही होना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहां से आप अचानक जो है दोनों साधनों में वृद्धि कर दिए तो उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा। तो जब अधिक उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से क्या हो गया कि IP1, अब चूंकि जब यहां पर अधिक होगा ए की तुलना में बी पर अधिक होगा, यानी यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये इस समुत्पाद वक्र पे है, तब इसका मतलब ये हुआ कि इस समुत्पाद वक्र पे जितने भी संयोग होंगे, जो भी होंगे, सभी क्या होंगे, अधिक उत्पादन को बताएंगे। क्योंकि आपका यदि एक संयोग जो है किसी भी समुत्पाद वक्र पर यदि एक संयोग जो है दूसरे से अधिक बता रहा है तो इसका मतलब है कि उस पर जितने भी संयोग होंगे सभी संयोग क्या होंगे, पहले वाले से अधिक उत्पादन को बताएंगे, क्योंकि एक समुत्पाद वक्र पे सभी संयोग जो है समान उत्पादन को बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्लियर हो गया कि IP1 से अधिक उत्पादन कहां पे होगा, IP2 पे। और इसी तरीके से बी से सी संयोग पर आप जाते हैं तीसरे समुत्पाद वक्र पर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप देखिए यहां पर उत्पादक OL2 से जो है OL3 कर दे रहा है श्रम की इकाई को, और पूंजी की इकाई भी बढ़ाकर जो है OK2 से बढ़ाकर OK3 कर दे रहा है, यहां पर भी वो दोनों साधनों में वृद्धि कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यहां की अपेक्षा यहां पर उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि यहां पर जो उत्पादन होगा अर्थात ये पूरे IP3 पर जो उत्पादन होगा वो IP2 से क्या होगा, अधिक होगा। और इस प्रकार जो है जब ये इससे अधिक इस पर हो रहा है, इससे अधिक इस पर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पर जो उत्पादन है वो इससे भी क्या होगा, अधिक होगा, यानी सबसे अधिक जो उत्पादन कहां पर होगा, यहां पर होगा। क्लियर हो गई बात, कैसे जो है अधिक होता है। तो इस प्रकार से ऊंचे उठते हुए हमने यहाँ पे 3 बनाया, 4, 5, 6 जितने मर्जी उतना बना दीजिए, सभी जो भी होंगे ऊपर वाला जो है क्या होगा, अधिक उत्पादन बताएगा, नीचे वाला कम, यानी नीचे वाली की अपेक्षा ऊपर वाला क्या करेगा, अधिक उत्पादन बताएगा। यहाँ पर समझने के लिए यहाँ 100 लिख दीजिए, यहाँ 200 लिख दीजिए, यहाँ 300 लिख दीजिए, है ना, दिख रहा है, ये कम, ये अधिक, है ना। और नहीं भी लिखा है तब पर भी आपको ये पता होना चाहिए कि इस कारण से ये क्या होता है कि अधिक उत्पादन को बताता है। और ये बात मैंने समुत्पाद वक्र में आपको पहले से, समुत्पाद मानचित्र में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ऊंचा आपका जो है समुत्पाद वक्र होता है वो अधिक उत्पादन को बताता है। क्लियर। तो इस प्रकार से ये विशेषता सामने निकल के आती है कि समुत्पाद वक्र जितने अधिक ऊंचे होंगे, जितने ऊंचे होते हैं उतनी ही अधिक जो है क्या करते हैं, मात्रा को प्रकट करते हैं। यही विशेषता IC में भी था, इंडिफरेंस कर्व में भी यही विशेषता थी, क्या थी, नहीं अब भी है, लेकिन चूंकि हम पढ़ चुके हैं इसलिए थी करके बोल रहे हैं, ठीक ना। समुत्पाद वक्र में जो विशेषता ये हम पढ़ रहे हैं, यही विशेषता हम लोग जो है तटस्थता वक्र में पढ़ चुके हैं, इसलिए थी का प्रयोग कर रहे हैं कि IC में भी यही विशेषता हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि ऊंचे उठते हुए तटस्थता वक्र ऊंची संतुष्टि को बताते हैं, यानी तटस्थता वक्र यदि ऊंचा है तो वहां पर संतुष्टि का स्तर भी ऊंचा हो जाता है। वहां पर हम संतुष्टि की बात करते हैं क्योंकि उपभोक्ता संबंधित था, इसलिए संतुष्टि की बात करते थे, है ना, कि उपभोक्ता आपका IC बढ़ गया, ऊंचा हो गया तो संतुष्टि का स्तर भी ऊंचा हो जाता है। वही चीज यहां पर है, लेकिन यहाँ पर जो संतुष्टि शब्द है, संतुष्टि के स्थान पर उत्पादन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं, IPC पढ़ रहे हैं या IP पढ़ रहे हैं, समुत्पाद कर पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसे प्रोडक्ट कर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जितने ऊंचे जो है आपके समुत्पाद वक्र होंगे उतने अधिक जो है क्या बताएंगे,
उत्पादन की मात्रा को बताएंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे जो है चलते हैं अगली विशेषता की तरफ, क्या कह रहा है। अगली विशेषता आप देखिए, अगली विशेषता क्या कह रहा है, आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है 6वीं विशेषता, समोत्पाद वक्रों का आपस में समांतर होना ये आवश्यक नहीं है। जो समोत्पाद वक्र होते हैं उनका आपस में समांतर होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिए यहां पर आप देखिए ये जो है एक्स अक्ष वाई अक्ष कैपिटल, ये लेबर ये कैपिटल, समांतर होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका, हम यहां पर समांतर होना आवश्यक नहीं है समोत्पाद वक्रों का, इसका मतलब है कि हम बात करेंगे समोत्पाद मानचित्र की, आइसो प्रोडक्ट मैप की बात कर रहे हैं हम, है ना, क्योंकि एक से अधिक समोत्पाद वक्र की बात हो रही है, तभी तो समांतर है कि नहीं है देखा जाएगा। तो समोत्पाद मानचित्र आप देखिए इस तरीके से, आप ध्यान से देखिए, दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये समोत्पाद वक्र मानचित्र में जो है आप देखिए IP1, IP2, IP3 ये इसके समांतर है। समांतर मतलब दोनों के बीच का समान अंतर, है ना। समान अंतर मतलब जो दूरी यहां से यहां के बीच में है वही दूरी यहां से यहां तक के बीच में है, वही दूरी सब जगह जहां भी आप देखेंगे। जैसे रेल की पटरी, समांतर मतलब क्या होता है, जैसे रेल की पटरी है ना, दोनों के बीच की गैपिंग है ना, अंतर दोनों के बीच का क्या होता है, सब जगह बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर कहीं भी दो जगह अंतर बराबर है तो पूरा क्या होगा, ये सब जगह जो अंतर क्या होगा, बराबर होगा। यदि अंतर बराबर है तो इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये भी क्या है, ये भी रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। इसका मतलब है कि IP1 IP2 के समांतर है, IP2 IP3 के समांतर है। इसका मतलब है कि IP1 IP3 के भी समांतर होगा। ये समांतर नियम, समांतर रेखाओं का ये नियम होता है, ठीक है। तो ये एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति हम यहां पे बना दे रहे हैं, यहां पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, देखिए यहां पर छोटा सा बना दे रहे हैं। यहां पे एक कर्व ऐसे है आपका, एक कर्व ऐसे हो गया, इस तरीके से देखिए। अब तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा मैं जो लिख रहा हूं, हाँ दिख रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए यहां पे कि ये आपका IP1 हो गया, ये आपका IP2 है, ये आपका IP3 है। अब देखिए इसमें ये रेखा इस रेखा के समांतर नहीं है, ये रेखा इस रेखा के समांतर नहीं है, है समांतर। देखिए दोनों के बीच में अंतर समान है, नहीं है। हाँ? देखिए यहाँ पे अंतर कम है, यहाँ पे अंतर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे अंतर कम है, यहाँ पे अंतर बढ़ता जा रहा है, समांतर नहीं है ना। तो यहाँ पर समांतर नहीं है, यहाँ पर क्या है, समांतर है। दो स्थितियां हो गई समोत्पाद मानचित्र का ना। लेकिन अब ये विशेषता क्या कहता है, ये विशेषता के अनुसार ऐसा नहीं है कि कह रहा है कि समांतर होना आवश्यक नहीं है, ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला सही है ये वाला गलत है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर शब्दों को समझिए क्या कह रहा है, समोत्पाद वक्रों का आपस में समांतर होना आवश्यक नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है समांतर ही हो, इसका मतलब समांतर हो भी सकता है, समांतर होता है या समांतर नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो गया। आवश्यक नहीं है समांतर होना, इसका मतलब क्या हुआ कि आप समांतर के रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी हो सकता है,
और इस रूप में भी हो सकता है। यदि कहीं आप जो है किसी कंडीशन में जो है मान लीजिए समोत्पाद मानचित्र में इस तरह से बना हुआ है चित्र, इसका मतलब गलत नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशन होते हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें जो है समोत्पाद वक्र इस आकार के भी बन सकते हैं, मतलब आपस में समांतर नहीं भी हो सकते, इसलिए ये आवश्यक नहीं है। यही विशेषता जो है मैं आपको बताऊं कि यही सेम विशेषता इंडिफरेंस कर्व का भी था, तटस्थ वक्रों का भी जो है विशेषता था कि आपस में उनका भी समांतर होना आवश्यक नहीं था, है ना, वहां पर हम पढ़ चुके हैं। वही सेम विशेषता यहां पर भी हम पढ़ रहे हैं कि समोत्पाद वक्रों का भी आपस में समांतर होना आवश्यक नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। अगली विशेषता क्या है? सातवीं विशेषता, दो समोत्पाद वक्रों के बीच में अनेक समोत्पाद वक्र हो सकते हैं। अनेक समोत्पाद वक्र हो सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप देखिए यहां चित्र के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये आपका लेबर कैपिटल वाई, ये देखिए आप ये दो समोत्पाद वक्रों के बीच में, तो दो की बात कर रहा है तो हम दो ही बना रहे हैं, ठीक ना। ये मान लीजिए आपका IP1 हो गया, IP1 हो गया, ये आपका IP2 हो गया, ठीक है। आपको अब कह रहा है कि इन दोनों, मान लीजिए दो समोत्पाद वक्र हैं IP1 IP2, इन दोनों के बीच में अनेक IP हो सकते हैं, अनेक, इसके बीच में जो है इस तरीके से अनेक IP हो सकते हैं, अनेक समोत्पाद वक्र हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं इसको समझने के लिए जो आपका पहला IP है, मान लीजिए क्या है 100 है, पहला IP क्या है 100, दूसरा IP क्या है 200, यानी पहले समोत्पाद वक्र पर कितना उत्पादन हो रहा है? 100 के बराबर हो रहा है। दूसरे समोत्पाद वक्र पर कितना हो रहा है? 200 के बराबर। पहले पर 100 के बराबर 100 इकाई का उत्पादन हो रहा है, दूसरे पर कितना हो रहा है? 200 का हो रहा है। इसका मतलब है कि 100 इकाई और 200 इकाई के बीच में आपके जो है 110, 120, 130, 135, है ना, 140, इस तरीके से कई सारे जो है आप समोत्पाद वक्र खींच सकते हैं। हो सकता है नहीं हो सकता है, ये तो मैं 10-10 का अंतर करके चल रहा हूं, 5-5 का अंतर, आप एक-एक का अंतर भी कर सकते हैं। एक-एक का अंतर करेंगे तो एकदम बिल्कुल एकदम सटा हुआ रहेगा, है ना, बहुत कम गैप रहेगा एक-एक के अंतर पे, है ना। तो इस तरीके से आप, लेकिन है तो हो तो सकता है ना, तो इसीलिए कहा गया है कि दो समोत्पाद वक्रों के बीच में अनेक जो है ना, कई सारे अनेक जो है समोत्पाद वक्र हो सकते हैं। इस तरीके से ये 110 वाला, 115 वाला, 120 वाला, 118 वाला, 122 वाला, 135 वाला, 136 वाला हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है विशेषता कह रहा है, सातवीं विशेषता है कि दो समोत्पाद वक्रों के बीच में अनेक जो है समोत्पाद वक्र हो सकते हैं। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट एंड लास्ट जो है हम यहां पर चर्चा करेंगे IP समोत्पाद वक्र जो है, समोत्पाद वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकते। आइए इस पर चर्चा करने के लिए पहले इसको हम क्लीन कर ले रहे हैं। आइए इसको हम देख लेते हैं कि समोत्पाद वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकते, तो हम मान के चल रहे हैं, ठीक ना। अभी कह रहा है नहीं कर सकते, तो यहां पर हम परिकल्पना करेंगे कि कर सकते हैं। क्या करेंगे? हम कर सकते हैं। एक ही चित्र में या फिर अलग अलग चित्रों में जो है आप इसको समझ सकते हैं। हम एक ही चित्र में यहां पर समझा दे रहे हैं आपको। ये X हो गया, ये O हो गया, ये Y हो गया, ये आपका लेबर हो गया, ये आपका कैपिटल हो गया, ठीक है। ये कह रहा है किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकते। कौन कौन से अक्ष हैं? X अक्ष, Y अक्ष, या तो X अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता है तो Y को हम मान चल रहे हैं कि
किसी भी अक्ष को नहीं स्पर्श कर सकता, मतलब दोनों अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता। हम परिकल्पना कर रहे हैं कि ये दोनों अक्ष को स्पर्श कर सकता है, एक्स को भी स्पर्श कर सकता है और वाई को भी कर सकता है, किसी भी एक अक्ष को स्पर्श कर सकता है ना। मान लीजिए पहले यहाँ पे हम एक जो है यहाँ पर वाई अक्ष को स्पर्श करा दें और यहाँ पर इसको हम एक्स अक्ष को स्पर्श करा दें, ठीक है। दो, ये आपका IP एक ये हो जाएगा, एक IP आपका ये हो जाएगा, है ना। तो एक आपका IP1 हो जाएगा, एक आपका IP2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चित्र क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी को स्पर्श नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता मतलब छू नहीं सकता। जबकि इस चित्र में देखिए ये पहला वाला समोत्पाद वक्र ये y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, दूसरा वाला समोत्पाद वक्र ये x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, मतलब स्पर्श कर रहा है, कर सकता है। हमने जानबूझकर इसको स्पर्श कराया, क्यों? क्योंकि मैं ये एक परिकल्पना ले रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, फिर इसी को हम क्या करेंगे, गलत सिद्ध करने के प्रयास करेंगे, है ना। जब इसको गलत सिद्ध करेंगे तभी ये विशेषता क्या होगी, सही होगी। जब वो गलत नहीं हो पाएगा तब ये विशेषता गलत हो जाएगी, है ना। आइए हम बात करते हैं, यहां पर आप देखिए जब ये y अक्ष को जो है स्पर्श करता है, y अक्ष को पहला समोत्पाद वक्र, तो यहां पर देखिए कि इस पर जितने भी संयोग होंगे, अब इसकी परिभाषा याद करिए। समोत्पाद वक्र पर, समोत्पाद वक्र वह वक्र होता है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो साधनों के विभिन्न संयोगों को बताता है, दो साधनों के विभिन्न संयोगों को बताता है तथा प्रत्येक संयोग से समान उत्पादन प्राप्त होता है उत्पादक को, है ना। तो दो साधनों के विभिन्न संयोगों को बताता है, मतलब प्रत्येक जितने भी संयोग होंगे ये सारे संयोग दोनों साधनों के अलग अलग संयोगों को बताता है। यानी समोत्पाद वक्र ये मान के चलता है कि इसमें जो है दो साधनों का प्रयोग किया गया उत्पादन के लिए, है ना। कम से कम जो है कितने साधनों का प्रयोग किया गया है, दो साधनों का प्रयोग किया गया। इसकी मान्यता भी है और इसकी परिभाषा से भी क्लियर हो रहा है ना। तो आइए देखते हैं, हम चलते हैं इस समोत्पाद वक्र के इस बिंदु पर जहां पे इसको स्पर्श कर रहा है, इसको A मान लीजिए। अब A मान लीजिए तो यहां पर आप देखिए कि A बिंदु पर आप देखिए कि इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, यहां पर 5, 10, 15, 20 करके लिखें, मान लीजिए यहां पर 40 है, ऐसे यहां 5, 10 करके लिखें समझने के लिए आपको, है ना। ऐसे करके लिखें, है ना। यहां मान लीजिए ये मान लीजिए 60 है, या इसको 30 मान लीजिए, और ये ऐसे करके लिखें, यहां मान लीजिए 60, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर ये जब इसको स्पर्श कर रहा है, जहां पर ये इसको स्पर्श कर रहा है वहां पर क्या स्थिति बन रही है, वहां पर स्थिति ये बन रही है कि आप देखिए कि यहां पर एक साधन क्या हो जा रहा है, इस संयोग पर कैपिटल का तो जो है कैपिटल तो हम प्रयोग कर रहे हैं कितना, 30 कैपिटल प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो लेबर है वो कितना प्रयोग कर रहे हैं, 0। यानी लेबर क्या है, 0 है। जब लेबर 0 है इसका मतलब केवल एक ही साधन का प्रयोग कर रहे हैं, उत्पादन के केवल एक ही साधन का प्रयोग कर रहे हैं। और जबकि समोत्पाद वक्र की अवधारणा भी, कॉन्सेप्ट भी कहता है और इसकी मान्यता भी यही कहता है कि उत्पादन कितने साधनों का प्रयोग किया जाता है, 2 साधनों का, जबकि यहाँ पर केवल एक ही साधन का प्रयोग हो रहा है, एक साधन शून्य हो जा रहा है। ऐसे यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर श्रम का तो 60 लेबर है, लेकिन आपका जो है जो कैपिटल है वो क्या है, 0 है। कैपिटल 0 है, इसका मतलब है कि ये खत्म हो गया तो केवल एक ही साधन का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर भी केवल श्रम से उत्पादन किया जा रहा है, यहाँ पर केवल पूंजी से उत्पादन किया जा रहा है, तो केवल एक साधन का प्रयोग किया जा रहा है। किस पर, समोत्पाद वक्र पर। जबकि समोत्पाद वक्र पर जो है जितने भी संयोग होते हैं वे कम से कम जो है 2 साधनों के विभिन्न संयोगों को बताते हैं, 2 साधनों के संयोगों को बताते हैं। जबकि यहाँ पर जब एक साधन शून्य हो जाता है तो एक ही साधन बचता है, तो एक ही साधन का बता रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी मान्यता है समोत्पाद वक्र विश्लेषण का, इसके जो है क्या है, ये विपरीत है ना। इसलिए ऐसा संभव नहीं हो सकता और हम ये विशेषता के रूप में कह सकते हैं कि समोत्पाद वक्र जो है किसी भी अक्ष को स्पर्श
नहीं कर सकता। यही विशेषता जो है हमने इंडिफरेंस कर्व में भी पढ़ा था, है ना। आपका तटस्थता वक्र का भी ये विशेषता होता है कि तटस्थता वक्र जो है किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो है आज हम लोगों ने समोत्पाद वक्र की विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये सारी विशेषताएं याद होनी चाहिए, और ये जो विशेषताएं हैं, जो भी यहाँ विशेषताएं लिखी गई हैं, ये क्यों हैं इसके बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।